जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं लेके आया हूं आपके सामने 12th क्लास का अनसॉल्व पेपर 2022 का सेट नंबर 1 324 FF। तो 2022 में जो कि आया था, तो उसके लिए मैं आपके लिए, अगर आपको 95 से अधिक अंक चाहने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए ताकि दूसरों को भी उसका बेनिफिट मिले। तो जबकि मैं आपके लिए अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा सभी, मतलब कि 2022 के सेवन सेट है, 7 सेटों में से मैं आपको सातों कराऊंगा। इसलिए मैं आपके लिए पहला सेट लेके आया हूं 324 FF, जिस सेट का कोड है 324 FF। तो इसमें आपके लिए देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा आपको देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध R इजिकल टू, ये आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में L1 L2, ठीक है। तो ये परस्पर क्या लंबवत है। तो इसमें से इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी 4 विकल्प हैं। तो फर्स्ट क्या है, R स्वतुल्य है, दूसरा R सममित है, तीसरा R संक्रामक है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी 4 ऑप्शन दिए, आपको चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे सरल तरीका, पहले तो चीज आपको ये पता होना चाहिए कि सममित किसे कहते हैं, है ना, और स्वतुल्य किसे कहते हैं, संक्रामक किसे कहते हैं। तो ये चीज डेफिनेशन आपको बुक में लिखी मिलेंगी, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा, सममित होगा। R सममित है, लेकिन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो सममित कहते किसे, यानी कि यदि x का संबंध y से हो, यानी कि यदि x का संबंध y से है, क्या है, संबंध है, y से संबंध है, तो यानी कि उसका r से भी संबंध होगा। तो जब x का संबंध y से है तो y का संबंध भी x से होगा, यानी दोनों संबंध एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो ये फलन कैसा कहलाएगा, सममित कहलाएगा, सममित कहलाएगा। तो सममित में यानी उन्होंने दिया L1 L2 पर लंब है, यानी कि जाहिर सी बात है L1 L2 पर लंब है। अगर मैंने मान लिया ये L1 है और ये L2 है, तो L1 क्या है, L2 पर लंब है, तो L2 भी तो L1 पर लंब हुआ। यानी L1 अगर L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब हुआ, यानी L1 लंब है L2 पर, वो तो L2 लंब है L1 पर, यानी दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, संबंधित है। तो यानी कि कैसा हो जाएगा, इसको ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा, R सममित है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अब देखें क्वेश्चन नंबर इसका खा, यदि आव्यूह A और B के क्रम कोटि क्रमशः M गुणा N और N गुणा P है तो AB का क्रम है। तो भाई सीधी सी बात है कि A और B का क्रम दिया हुआ है आपको, यानी A का क्रम कितना दिया है आपको, A का क्रम दिया है आपको M गुणा N का, और B का क्रम दिया है आपको N गुणा P। तो भाई आपसे कहा है AB का क्रम पूछा है, तो AB का क्रम पूछा है तो भाई, और AB का क्रम क्या होगा, यानी पंक्ति और गुणा स्तंभ। तो ये देखिए A की कितनी हो जाएगी, ये पंक्ति है, ये स्तंभ हो गया। तो यानी कि इसका कितना ऑप्शन हो जाएगा, M गुणा P, यानी ये क्या कहलाएगा, इसका M क्रॉस P, इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। इसी प्रकार से अवकल समीकरण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका गा है कि अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है कि xy d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर है, प्लस x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, माइनस का y dy अपॉन dx इजिकल टू 2 की घात है, यानी आपसे घात पूछी है। तो भाई कि आपको घात निकालनी है, अवकल समीकरण दी हुई है, तो अवकल समीकरण की घात कैसे निकालते हैं भाई, इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान, कि किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकल की घात के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, उच्चतम कोटि की घात कौन सी हो गई, सॉरी, उच्चतम कोटि के अवकल की घात, तो उच्चतम कोटि के अवकल, तो उच्चतम कोटि का अवकल ये हो गया, इसकी घात कितनी है, 1 है। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, घात इसकी 1 हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। फिर इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर दिया है घा, तो घा दिया है कि व्यंजक I इंटू आई डॉट आई माइनस जे कैप डॉट जे कैप
प्लस के कैप डॉट के कैप, यानी इसका मान क्या होगा, यानी ये वेक्टर का क्वेश्चन है, आपको पता है कि आई की आई से इंटू होती है तो कितनी वैल्यू आती है, 1 आती है, जे की जे से इंटू होगी तो 1 आएगी, के की के से इंटू होगी 1 आएगी। तो यानी सिंपल सी बात है, आई की आई से हो गई 1 हो गया, के की के से हो गई 1 हो गया, जे की जे से हो गई 1 हो गया, यानी कि इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो 1 रह गया। तो यानी कि इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, थर्ड, यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसी का ऑप्शन डा है, इसका क्वेश्चन नंबर डा। तो इसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन, तो भाई इंटीग्रेशन दिया है 0 से π/2 लिमिट आपको दे रखी है, dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x का मान क्या होगा। तो 1 अपॉन अंडर रूट 10x आपको दिया हुआ है, तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। भाई सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर का हम लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे। तो भाई सिंपल सा तरीका, बहुत ही आसान है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, भाई मैंने क्या करा, i इजिकल टू मैंने मान लिया 0 से π/2 आपको दिया हुआ है कि dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x दिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 0 से π/2, तो dx यानी 1 अपॉन 1 प्लस 10x को लिखेंगे हम कितना, साइन x बटे कॉस x में ब्रेक कर लेंगे। फिर उसके बाद i इजिकल टू 0 से π/2, तो हमने क्या करा, अलग अलग कर लेंगे इसे, 1 प्लस यानी अंडर रूट साइन x बटे अंडर रूट कॉस x, और dx आपका ये हो जाएगा, इसके बटे में एक लगा के हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, i इजिकल टू 0 से π/2, 1 अपॉन में जब हमने यहां पे एलसीएम ले लिया तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x 1 से इंटू हो जाएगी, यानी कि अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, sin x हो गया, और dx ये है। तो भाई आपको पता है तीसरी भाग कहां पहुंच जाती है, ऊपर गुणा में पहुंच जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे गुणा में। तो और देखिए, यानी i इजिकल टू 0 से π/2 यानी अंडर रूट cos x बटे अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, sin x dx हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 इसको हमने मान लिया। अब इसके बाद जब समीकरण नंबर 1 इसको मान लिया तो हम क्या करेंगे, आपने इंटीग्रेशन अगर करा है तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए बेटा कि अब यहां पे मैंने सॉल्व कर दिया, इक्वेशन 1 है। तो भाई प्रॉपर्टी होती है कि 0 टू a f x dx इजिकल टू 0 टू a f a माइनस x dx, ये होती है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि लिमिट में से, अपर लिमिट में से घटा देते हैं x को। तो हम क्या करते हैं, देखिए, तो आई ये प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी p से शो कर दिया हमने, तो यानी कि प्रॉपर्टी है PRO से शो कर दो। तो भाई अब देखिए, यानी कि i इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, अब प्रॉपर्टीज लगा देंगे हम इसमें, अंडर रूट कितना हो जाएगा, cos π/2 माइनस का x, सेम यही कंडीशन आपको नीचे लगानी है, यानी कि अंडर रूट cos π/2 माइनस का x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस का x, और ये कितना हो जाएगा dx। तो i इजिकल टू 0 से π/2, भाई cos 90 माइनस थीटा, ये तो आपने पढ़ाई होगा त्रिकोणमिति में कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, साइन x हो जाएगा, फिर यहां पे कितना है, अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट यहां कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो ये हो गया cos x dx। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो भाई लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जोड़ दोगे तो देखिए भाई, एक कितना है, आई ये रहा, और दूसरी कितनी है, एक आई ये रहा, यानी मिलके कितने हो गए, 2 आई हो गए। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 0 से π/2 आपको दिया हुआ है अंडर रूट cos x बटे अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x, ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस,
और यहां पे dx भी लिख दो, प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 और अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। तो भाई दोनों को जोड़ दिया, आई आपका ये आ गया, इस 2 को अपॉन में लिया है 1/2 और लिमिट यहां कितनी है 0 से π/2 है। जब जोड़ दोगे एलसीएम लोगे दोनों में तो अंडर रूट कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स हो या अंडर रूट साइन एक्स प्लस cos x हो, बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कितना हो गया cos x। तो जब आधार नीचे के एक जैसे होते हैं तो ऊपर की संख्या ऐसे ही उतार लेते हैं। ये एलसीएम लेने का रूल है कि जब आधार एक जैसे होते हैं तो ऊपर की संख्या ऐसे ही उतार लेंगे। यानी देखो अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स है या फिर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x है, बात एक ही है। यानी ऊपर की संख्या आप ऐसे ही उतार लेंगे तो अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा साइन x। दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा। यानी i इज इक्वल टू 1/2। तो आपको इंटीग्रेशन किसका करना है 0 से π/2 1 का इंटीग्रेशन करना है और dx आपका ये आ गया। तो i इज इक्वल टू 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो भाई ये हो गया x और लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। तो जब अब लिमिट लगानी है, लिमिट कैसे लगती है यानी अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो भाई लगा देंगे 1/2 आपका ये हो गया अपर लिमिट π/2 माइनस का 0। तो देखिए π/2 0 से मतलब आया नहीं कि 0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 1/2 की π/2 से इंटू हो जाएगी तो i इज इक्वल टू कितना हो गया π/4। तो ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा थर्ड वाला यानी कि π/4। तो ये पहले क्वेश्चन के चारों विकल्प थे या चारों क्वेश्चन थे। यानी कि यदि जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर आपको ऑप्शन थर्ड सेकंड मिल गया, आर सम्मित है। खा जो है इसका आंसर आपको थर्ड मिल गया यानी m गुणा p। फिर गा है आपका समीकरण की घात निकालनी थी, इसका आंसर आपको सेकंड है 1 है। और घा इसका व्यंजक का मान निकालना था, इसका आंसर कितना आया था 1 आया सॉल्व करने पर। और जो डाई इंटीग्रेशन हमने करा था तो इंटीग्रेशन को मैंने रफली साइड से कर दिया है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। तो जिसका फाइनल आंसर कितना आया π/4 आया है जो कि ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, नंबर दूसरे का दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यानी कि फलन आपको दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। तो आपको तो फलन f है क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एकेकी आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, एकेकी किंतु आच्छादक नहीं, फोर्थ है ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो उसके लिए देखिए आपको जैसा कि दिया हो गया, आपको दिया हुआ है fx बराबर आपको कितना दिया है fx बराबर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। यानी fx आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यानी इसका प्रांत आपको कितना दिया है r दिया है। और इसका परिसर आपको अगर लेंगे तो परिसर बराबर कितना हो जाएगा r प्लस पूरा इसका यानी कि r जो होगा पूरा हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा प्रांत आपका r है, परिसर आपका ये हो गया fx बराबर एक्स स्क्वायर है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना तो एकेकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। उसके लिए आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं। यानी अगर मान लो एकेकी की बात करें हम तो एकेकी फलन कब होता है, यानी एकेकी फलन में क्या होता है fx बराबर f/, यानी कि x बराबर क्या होना चाहिए y के बराबर होना चाहिए। fx बराबर f/, यानी fx बराबर f/, यानी कि fx बराबर f/, है तो इट इज इंप्लाइज x इज इक्वल टू किसके होगा y के बराबर होगा। जब fx बराबर f/, है आपको fx दिया कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा वाई स्क्वायर के होगा। जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर हो गया तो इट इज इंप्लाइज तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस के वाई आ जाएगा। एक्स तो वाई के बराबर आ जाएगा, क्या माइनस वाई के भी बराबर होगा, नहीं होगा। यानी कि अतः यह फलन कैसा होगा, यह फलन एकेकी नहीं है, यानी यह है फलन एकेकी नहीं है। और दूसरी बात आती है आच्छादक की। तो आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में सहप्रांत और परिसर दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहां पे तो बराबर है नहीं, तो लिख दोगे सहप्रांत और
परिसर दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ना तो एकेकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। तो ये दूसरे के का ऑप्शन हो गया, फोर्थ वाला। तो अब इसका अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दे रखा है कि खा, यदि आपको दिया हुआ है इसमें आपको सिद्ध करना है क्या, फॉग और गॉफ बराबर नहीं है। आपको दिख रहा है फॉग और गॉफ आपस में बराबर नहीं है, तो उसके लिए आपको एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। तो इसकी सहायता से आपको यह सिद्ध कर देना है एफ एक्स यानी फॉग बराबर नहीं है गॉफ के। तो यानी कि सबसे पहले मैं इसको बहुत ही आसान है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं। अगर बात करें गॉफ की, गॉफ का मतलब क्या होता है, जी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि गॉफ क्या है, एक्स का फंक्शन है, यानी गॉफ ये हो गया और किसका फंक्शन है, एफ एक्स, यानी कि गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स। तो मैं अगर एफ एक्स की वैल्यू लगा देता हूं जी कॉस एक्स, अब जी एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स की कोई वैल्यू रखोगे, तो अगर मान लो कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू रखते हो आप, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां भी रखोगे, तो अब यहां पे कितना है, एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, तो मैं एक्स की वैल्यू कॉस एक्स यहां रखी है आपने, तो यहां भी तो रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा, जी कॉस एक्स पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। तो भाई जी कॉस एक्स स्क्वायर यानी कितना हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, तो जी कॉस एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, तो जी कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि आपने इसकी जगह तो लिखा है, तो यानी जी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे एक्स की जगह क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया, तो एक्स की जगह क्या हो गया, कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई आपकी किसकी, गॉफ की। अब फॉग की बात देख लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं फॉग, फॉग यानी कि फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब बात किसकी चल रही है, फंक्शन ऑफ जीएस की बात चल रही है, तो जीएस की वैल्यू यहां पर कितनी है, जीएस की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एफ ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स में देखो, एफ एक्स में अगर मैं कोई वैल्यू एक्स की पुट करता हूं, तो एक्स की वैल्यू यहां भी पुट होगी, तो यहां भी होगी। अब एक्स की वैल्यू यहां पे देखो क्या है, स्क्वायर, तो जब मैं यहां स्क्वायर लगाऊंगा तो यहां भी तो स्क्वायर लगाऊंगा, तो यानी कि एफ एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसमें दोनों में देखो डिफरेंस, ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है और ये क्या है, कॉस एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहां थीटा का स्क्वायर हो रहा है और यहां पूरे का स्क्वायर हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए क्या करोगे, यानी क्या हो जाएगा, ये गॉफ इज नॉट इज इक्वल टू फॉग। तो ये क्या हो गया, इसका आपका आंसर हो गया, सिद्ध हो गया, यानी गॉफ और फॉग आपस में ये बराबर नहीं है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है गॉफ और फॉग में, यानी आपको सिद्ध करवाया था फॉग और गॉफ बराबर नहीं है, तो इसमें आपको दिया था एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो भाई फॉग और गॉफ आपको सिद्ध करना था, तो मैंने पहले गॉफ ले लो चाहे पहले फॉग ले लो, किसी को भी ले सकते हैं। तो गॉफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स, तो लगा दिया मैंने। अब ये क्या बन गया, जी एक्स, तो ये क्या है, एक्स है, जब मैं एक्स की जगह यहां रखूंगा तो यहां भी तो आएगा, तो यानी जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो जी कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। सेम इसी तरीके से आप अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, फॉग, फॉग की बात कर रहे हैं तो फॉग का मतलब है फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई। तो भाई अब देखिए एफ एक्स स्क्वायर हो गया, जब एक्स की वैल्यू कोई यहां भी पुट करोगे तो यहां भी करोगे, सीधी सी बात है, तो यानी एफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो, यहां पे थीटा का स्क्वायर हो रहा है और यहां पूरे का स्क्वायर हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए गॉफ और फॉग बराबर नहीं है। तो ये तो इसका आपका आंसर हो गया। अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि जैसे कि आपको पता है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है, यानी खा के बाद में क्या आएगा, गा। तो गा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अब उसके बारे में देखते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो मैंने इसको रफ कर दिया है, तो अब देखें,
तो भाई कि अब आपको जो ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर जो दिया है आपको गा दिया है, गा में क्या दिया है, आपको कहा है कि कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान क्या है, का मुख्य मान क्या होगा, या मान होगा क्या होगा। इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं 4, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा होगा। तो भाई सीधी सी बात है, हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, आंसर अपना खुद ब खुद आ जाएगा। यानी कि क्या बात है, इसमें कहा गया है कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान क्या है। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए पता है, इसमें इसका परिसर यानी इसकी रेंज क्या है। तो रेंज आपको कॉट में पता है कि कॉट में रेंज कितनी होती है, 0 से पाई, यानी कि परिसर कितना है, 0 से पाई। तो कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 है। तो मैंने मान लिया लेट कि कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो कॉट इनवर्स को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट y बराबर माइनस के 1/√3। तो कॉट कितना हो गया, 1/√3 हो गया माइनस का कॉट y बराबर। तो अब ये बता दीजिए कि कॉट में माइनस, मैं एक बात बताइए, कॉट इतना पाई माइनस के π/3 कितना होता है, कॉट 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से कॉलम पहुंच जाएगा, सेकंड कॉलम में। और सेकंड कॉलम में कॉट क्या होता है, माइनस का होता है, यानी कॉट पाई माइनस π/3 को लिख सकता हूं मैं माइनस का कॉट π/3, क्योंकि कॉट 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा, 180 में चेंज तो होते नहीं है, तो इसलिए कितना हो गया, माइनस का कॉट थीटा। तो यानी इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो देखिए यानी कि कॉट y, तो भाई ये 1/√3 वैल्यू किसकी है, π/3 की होती है, यानी कि कितना हो जाएगा, देखें तो इसको लिख दिया हमने कितना, ये कॉट पाई माइनस के π/3 हो गया। तो कॉट y से कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, पाई माइनस π/3, यानी कि एलसीएम ले लोगे 3, तो 3 पाई माइनस के पाई, यानी कि y बराबर 2π/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका गा वाले का, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर कितना है इसका, यानी कि थर्ड है कि 2π/3, जो कि इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दूसरे का गा है कि जिसमें आपको कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान निकालना था। तो मुख्य मान के लिए आपको परिसर पता होना चाहिए, इसकी कितना होता है परिसर, और कॉट पाई माइनस π/3 यानी कि कॉट 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है, क्योंकि भाई 1/√3 क्या होता है, भाई 1/√3, भाई ये तो पता है, 10/60 का मान कितना होता है, √3, तो उसका उल्टा कितना हो गया, 1/√3। तो 1/√3 कॉट 60 का मान हो गया, यानी कि तो अब माइनस है तो माइनस क्या आ गया, यानी इस तरीके से मैं इसको ये लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लगा दी, ये वैल्यू किसकी हो गई, कॉट पाई माइनस π/3 की। तो भैया बाई का मान कितना आ गया, 2π माइनस का 3 आ गया। तो अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि आपको अब गा क्वेश्चन हो गया इसका, तो गा के बाद कितना आता है, अब इसके बाद आते हैं घा पर। तो भाई देखिए अब इसका अगला क्वेश्चन है घा। आपसे कहा गया है कि सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) मॉड x बराबर 0 पर कितना है, सतत है। तो x बराबर 0 पर कितना है, सतत है, आपको दिखाना है। तो देखिए आपको दिया है घा कि सिद्ध करो, सिद्ध करो कि फलन f(x) मॉड x बराबर है इसके, तो x बराबर 0 पर सतत है, यानी आपको सतत दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। यानी कि अब देखिए f(x) बराबर आपको मॉड x दिया है और किस पे निकालना है, x बराबर 0 पर। तो भाई सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो भाई f(0) पर कितना हो जाएगा इसका मान, मॉड 0, और मॉड 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। तो यानी f(0) का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसे समीकरण नंबर 1 लिख लो। फिर उसके बाद क्या निकाल लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि LHL आपने बहुत निकाला होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है भाई, लिमिट, भाई यहां पे कितना हो जाएगा, x
टेंड्स टू, भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे एल एच एल है तो क्या होगा, माइनस की ओर होगा, यानी जीरो माइनस, यानी फंक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे जीरो माइनस एच आ जाएगा। तो भाई अब देखें, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो यहां कितना हो जाएगा फंक्शन में, फंक्शन तो यहां आपका मॉड में दिया है, तो जहां पर भी x दिया होगा वहां क्या लगा दोगे, जीरो माइनस एच लगा दोगे, तो जीरो माइनस एच मॉड लगा दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। जब भाई जब मॉड, अब ये जीरो माइनस एच दिया हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि माइनस का h, तो भाई लिमिट h टेंस टू जीरो, अब मॉड हटेगा तो माइनस तो खुद ब खुद हट जाएगा, यानी कितना हो गया, h हो गया। अब लिमिट लगा दोगे तो भाई इसका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एल एच एल जीरो आ गया। फिर बात करेंगे हम आर एच एल की, तो आर एच एल यानी कि क्या है, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट है तो इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस आ जाएगा, यानी जीरो से ज्यादा, जहां पर भी x दिया होगा वहां पर हम जीरो से ज्यादा यानी जीरो प्लस h कर देंगे, यानी कि फंक्शन जीरो प्लस h ये आ गया। तो भाई लिमिट h टेंस टू जीरो, तो एफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे मॉड जीरो प्लस h, तो भाई जीरो प्लस h है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, तो जीरो में कुछ भी जोड़ो तो h कोई फर्क पड़ेगा नहीं h में, तो h तो h रहेगा और प्लस का मॉड का साइन हटेगा तो भी प्लस का प्लस ही रहेगा, तो यानी कि जब आप यहां पे लगा दोगे लिमिट इसकी तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो भैया एफ जीरो और एल एच एल और आर एच एल तीनों आपस में बराबर आ गए, तो x बराबर जीरो को फलन कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा, लिख दोगे एफ जीरो बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, तीनों आपस में बराबर हैं, तो x बराबर जीरो पर फलन कैसा हो जाएगा, सतत है, जो कि आपसे पूछा था, सिद्ध करो, हमने कर दिया, ठीक है, यानी कि ये क्या था, और क्वेश्चन नंबर इसका घा था, तो ठीक है, घा हो गया। आप देख सकते हैं हमने क्या करा, x बराबर जीरो पर पूछा था उनने, x बराबर जीरो पर निकाल दिया, एफ जीरो का फंक्शन का मान फलन का कितना हो गया, जीरो आ गया, हमने एल एच एल निकाला, आर एच एल निकाला, दोनों निकाल लिए, समीकरण एक है, समीकरण इसे डालना चाहो तो दो डाल सकते हो या तीन डाल सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के मान आपस में बराबर आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सतत फलन है, सतत फलन है। तो अब ऐसे ही मैं क्या करता हूं, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, डा दिया है अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो भाई अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि आपको क्या दिया है डा क्वेश्चन में, अब देखिए तो डा क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष आपको दिए हैं, कोई भी त्रिभुज ले लिया मैंने, कोई भी त्रिभुज ले लिया, यानी कि कोई भी ए है, बी है, सी है, अगर इसको मान लो एक कॉमा एक बिंदु दिए हैं, इसके एक कॉमा दो कॉमा तीन दिए हैं और इसके दो कॉमा तीन कॉमा एक दिए हैं, तो ये तीनों बिंदु दिए हैं, तो आपसे कहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, वो भी यानी वर्ग इकाई में ज्ञात करना है, वो तो इसका यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा, छोटे में भी सीखा होगा, छठे सात में आठवें में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है, वेक्टर का यूज है। तो हम क्या करेंगे, हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला जो लगेगा हमारा, 1/2 वही रहेगा, 1/2 गुणा में फिर आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस लगा दो, यानी कि ए बी क्रॉस ए सी, यानी ए बी क्रॉस ए सी निकाल दो, ठीक है, तो हम निकाल देते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमें ए बी ज्ञात करना पड़ेगा और ए सी निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। आपको ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर, यानी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो भाई हम बी माइनस ए क्या कर लेते हैं, तो भाई बी माइनस ए 1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा आई, फिर 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा जे कैप, फिर प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक के कैप, यानी तो क्या आ जाएगा, ए बी 1 माइनस 1 0 इंटू आई कैप प्लस 2 माइनस 1, यानी कि जे कैप हो गया 3 माइनस 1
प्लस का 2k कैप हो गया। यानी कि ये क्या है, ए बी वेक्टर है। तो हमने क्या निकाल लिया, ए बी वेक्टर कितना हो गया 0i प्लस 2k, यानी इसको मैं लिख सकता हूं j कैप प्लस का 2k कैप। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। फिर हमने ए बी निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, ए सी भी चाहिए। तो ए सी वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। तो भाई सी माइनस ए कर देंगे, तो सी का स्थिति से ए का, तो 2 माइनस ए इंटू आई हो गया, प्लस 3 माइनस ए इंटू जे कैप हो गया, फिर प्लस 1 माइनस 1 इंटू के कैप हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी कि सिर्फ आई कैप बचा। 3 में से 1 गया, 2 जे बचा, और यहां 1 में से बन गया 0 के बचा। तो हम ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ए सी वेक्टर हमें चाहिए ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी सदिश वेक्टर में आपने क्या करा होगा, सारणिक की विधि से करा होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ए बी वेक्टर का क्रॉस ए सी वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, आई जे के लिख लिया। अब ए बी के कितने हैं आपको देखें, यहां पे तो 0 है, तो 0 1 2, और फिर ए सी के देखें 1 2 0, और यहां हमने सारणिक का लगा दिया निशान। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, इसका प्रसार कर देंगे, यानी आई को छुपाएंगे और इस जे के को छुपाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, आई को लिखा मैंने छुपाया, तो यानी 0 की 1 से इंटू हो गई 0, और 2 की 2 से इंटू हो जाएगी 4 हो जाएगा, बीच में फार्मूले का माइनस हो जाएगा, और बीच वाली टर्म को हम माइनस में लेते हैं, यानी कि क्या हो गया, माइनस का जे हो जाएगा, इसको छुपाया, 0 की 0 से इंटू 0 हो गया, 1 की 2 से इंटू करोगे 2 हो जाएगा, और फार्मूले का माइनस यानी 0 माइनस 2 हो जाएगा। फिर प्लस, अब के को छुपाएंगे, तो यानी कि के को हमने छुपा लिया। अब क्या करेंगे, 2 की 0 से गुणा करी 0 हो गया, 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। तो भाई इसका मान कितना आ गया, माइनस का 4i आ गया, और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 2j हो जाएगा, माइनस 1 की के से करेंगे माइनस का के हो जाएगा। अब हमें इसका अभी मॉडुलस भी तो फाइंड करना है, यानी कि ए बी क्रॉस ए सी दोनों वेक्टरों का मॉड भी निकालना है। अब मॉड कैसे निकालते हैं, ये तो पुराना नियम है, रूट में निकालते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 4 20 हो गए, 20 और 1 कितने हो गए, 21 हो गए, अंडर रूट 21 आ गया। तो हमें निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहां से देख लो, लिख लो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इनका मॉड, तो भैया 1/2 गुणा रूट 21 वर्ग इकाई, यानी कि कितना हो गया, अंडर रूट 21/2 वर्ग इकाई। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, रूट 21/2 वर्ग इकाई, जो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। जब आपको ए बी और सी दिए हुए हैं तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना था, यानी फार्मूला आपका 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, यानी ए बी क्या है, वेक्टर है इसमें, ये ए बी क्रॉस ए सी निकाल देंगे आप, तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल दिया, यानी ए बी वेक्टर बी माइनस ए कर दिया हमने, तो बी माइनस ए, और ए सी के लिए सी माइनस ए कर दिया, और दोनों का क्रॉस निकाल दिया, क्रॉस ये आ गया, उसका मॉड निकाल दिया, रूट 21 आ गया। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला हमने पहले ही बताया था आपको, तो हमने उसमें मान लगा दिया उसका, इतने वर्ग इकाई, तो भाई रूट 21 की 1 से इंटू हो गई, रूट 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है,